नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक की। बहुत ज़रूरी बातें आपसे करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। आप इस वीडियो में अगर आपके पास टाइम हो तो बहुत कुछ सीखोगे, इसलिए समय हो तभी आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आप जा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर मैं किसी भी शेयर का तूफानी टारगेट आपको नहीं बताऊंगा। आप सीखोगे बहुत कुछ, इतना हमारा वादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, एक नरेटिव अभी गढ़ा जा रहा है कि प्राइवेट बैंक गिरेंगे और सरकारी बैंक उठेंगे। बिल्कुल सही बात है, जी हाँ। देखो, एक होता है कि शिफ्टिंग होती है ना, कि पीएसयू सेक्टर में इस वक्त पैसा जाएगा प्राइवेट सेक्टर से निकलकर, और ख़ासकर ये बैंकों के केस में हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी देखो होता है, बजट आया हुआ है। बजट में फोकस किसका है? सरकार का है। सरकार कैपेक्स बढ़ाई हुई है, और दूसरी चीज़ रूरल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। रूरल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है और लोगों को सस्ते घर, मतलब सस्ती चीज़ें करना चाहती है, जिससे कि लोग ज़्यादा लोन वगैरह लें। अब उसके लिए सरकार इनडायरेक्ट वे में या फिर बहुत बार डायरेक्ट केसेस में भी सरकारी बैंकों की मदद करती है। इसीलिए सरकारी बैंकों में उफान आया हुआ है, और कुछ सरकारी बैंक प्राइवेट हो रहे हैं, इसलिए वो तो 20% का पर सर्किट भी मार रहे थे। यहाँ पर भी मैंने आपको वार्निंग दी थी। अभी जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि प्राइवेट बैंक धड़ाम 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 गिरेंगे, सरकारी बैंक बहुत बूम बूम करके उठेंगे, तो ये मैं मान लेता हूँ कि अभी ये बिल्कुल सही सिनारियो है। ठीक, तो आपको क्या करना है? क्या प्राइवेट बैंकों को सेल कर देना है? जी नहीं, वहाँ पर आप हेजिंग कर सकते हो, या कम से कम फ्रेश बाई करने से बच सकते हो। क्योंकि जब कोई नैरेटिव गढ़ा जाता है तो स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने में तकलीफ़ें होती हैं। जैसे कि अभी आप देख लो तो कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये भले हाइज के आसपास ट्रेड कर रहे हो, अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास। आईसीआईसीआई, एक्सिस, जो भी बढ़िया बैंक हैं, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी भी, और वो जो पैसा है ये शिफ्ट होगा कहाँ पर? सरकारी बैंकों में। ठीक, इस नैरेटिव की खूबी भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो मेरी इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे वीडियो आई थी कि सब लोग इस वक्त आपको खरीदने को क्यों बोल रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक आपको दे रहा हूँ डिस्क्लेमर भी, कि टेक्निकली अगर वो मुझे पसंद आता है तो मैं उसको बाई भी करूंगा। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं बोला हूँ कि आप उसको सेल कर दीजिए या फिर बाई मत कीजिए। मैंने आपको साफ साफ ये बात कही है कि बाई आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करना है। यानी कि आप एक टाइम होराइजन डिसाइड करिएगा, 5 दिन, 15 दिन, या फिर एक परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न डिफाइन करिए। मुझे 8% कमाना है, 10, 15, 20, 25, उतना मिले आप एग्जिट करिए, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस लेकर बाहर हो जाइए। ये चीज़ मैं आपको करने की छूट दे रहा हूँ अगर आप फॉलो करते हो। दूसरा चारा क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अब इस लेवल पे, आपको बड़े बड़े टारगेट बताए जाएंगे, 1000 के टारगेट बताए जाएंगे, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ जो नैरेटिव की बात हो रही थी, मैं उस पर वापस आता हूँ। बड़े प्लेयर्स भी उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। होता क्या है कि बहती गंगा में कौन नहीं हाथ धोना चाहता। जब आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर सरकारी बैंकों में आकर घुस रहा है, तो बड़ा प्लेयर भी यहीं आकर घुसना चाहेगा, यहाँ से पैसा निकालेगा। इसका मतलब ये स्टॉक्स गिरेंगे, गिरेंगे ही गिरेंगे, याद रखिएगा। अब जब यहाँ पर आएगा बड़ा प्लेयर, तो वो ट्रैप करने की कोशिश करेगा सरकारी बैंक में आप सबको, तो वहाँ पर अलर्ट हो जाइएगा। अब मैं चलूँगा चार्ट पर, वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अलर्ट होने का मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो 20% के अपर सर्किट लग रहे थे, 3 अपर सर्किट लग गए। उसके बाद मैंने कहा अब जो सर्किट की लिमिट है वो 10% हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बड़े प्यार से बड़ा प्लेयर ट्रैप कर सकता है। वही हुआ, अगले दिन फिर 20% की सर्किट, अगले दिन फिर से सर्किट लिमिट की जो होती है ना गुंजाइश, उसको ऐसे हमारे सामने रखा गया, बड़े प्लेयर्स ने रखा, और रिटेल इन्वेस्टर वहाँ जाके फंसता है अपर लेवल्स पे, वहाँ से स्टॉक 20% क्रैश कर जाता है। ठीक, अब बहुत से ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनका 18, 20, 16, 15, 14, 10% तक का बड़ा नुकसान हो रहा है उन बैंकों में। और एक दिन अगर गिरावट ये जारी रहती है तो उनको मजबूरी में एग्जिट करना पड़ेगा बहुत बड़े लॉस में, क्योंकि वो यहाँ पर तुक्का मारने आए थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसे ही आपको ट्रैप में फंसाया जाएगा। आप सरकारी बैंकों में जैसे कि प्राइवेट बैंकों में अक्सर फंसाया जाता है, गिरावट आएगी, ऊपर ले जाया जाएगा, स्टॉक में भयंकर मोमेंटम आ जाएगा। ये सब चीज़ें जो चलती है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेकुलेटिव बिहेवियर ज़्यादा हो सकता है सरकारी बैंकों का। अब एक नटसेल में अगर मैं ये बातें आपको कंक्लूड करना चाहूँ, तो जो पैसा है वो प्राइवेट बैंकों से बड़े प्लेयर्स निकालेंगे, वो गिरेंगे। ठीक, जो पैसा है वो सरकारी बैंकों में जाएगा, यानी कि वो उठेंगे। तो ये जो डिफरेंस बचा, मतलब कि यहाँ पर गिरावट का और यहाँ पर जो उछाल आएगा, इसके बीच हमको कहीं ना कहीं सर्वाइव करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर हमको लॉस ना हो और यहाँ पर हमको फ़ायदा हो ना हो, उसको हम इग्नोर एक बार के लिए कर सकते हैं। कम से कम यहाँ पर हम लॉसेस से बच सकते हैं, पोजीशन को हेज कर सकते हो। और
प्राइवेट बैंकों में गिरावट क्यों आएगी और क्या करना चाहिए उसको हम समझाएंगे। चार्ट पर एक इवेंट का डिस्कशन करेंगे आपसे और बताएंगे कि सरकारी बैंकों की रिलायबिलिटी क्या है और उस चीज़ से आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन करेंगे अभी चार्ट पर। यहाँ से मैंने आपको समझा दिया जो सिनारियो बन रहा है। ये बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, टीवी वाले, मीडिया वाले, इवन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि हम सरकारी बैंकों का टारगेट जो है वो बहुत बड़ा बड़ा अब देने वाले हैं, यानी कि दे भी रहे हैं। आप देखे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट कितने तेज़ी से बड़े बड़े ब्रोकर्स ने बढ़ाया हुआ है। और ये एक तरफ से तो हमको पॉजिटिविटी दिखाई देती है कि चलो भाई आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इतनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन जो पिछली साइड है इसकी, जो बुरी साइड जिसको कहते हैं, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने वाली साजिश होती है। और ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता इसलिए रहता हूँ कि कम से कम आप आज नहीं तो कल ये चीज़ समझ जाओ और इन लोगों के चंगुल में आने से बाज आ जाओ, बच जाओ। ठीक, अब चलेंगे चार्ट पर। इवेंट आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, कुछ डिस्कशन आपसे करना है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक पुराना चार्ट दिखाना चाहता हूँ। याद है आपको 25 अक्टूबर 2017 ये दिन था। यहाँ पर एक ऐसा मोमेंटम आया था इस स्टॉक में, आप सोच भी नहीं सकते, कमाल का मोमेंटम था। यानी कि 250 वाला स्टॉक एक ही दिन में हो जाता है 350। ठीक है, 250 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही दिन में 350 हो जाता है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम रहा होगा वो। अब ये 250 से 350 की जर्नी आप एग्जैक्टली कैलकुलेट मत करने लगिएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये मोमेंटम आपको सिर्फ 2-4 दिन में मिल गया था। इसका सिंपल सा मतलब एक ही दिन में जोड़िए, क्योंकि ये जो कैंडल बनी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके नीचे इतना बड़ा गैप अप, और उससे पहले भी आप देख लीजिए स्टॉक्स में मोमेंटम 2 दिन पहले से चालू था, उससे पहले स्टॉक में बड़ी गिरावट भी आई थी। ठीक, ये मोमेंटम क्यों आया था? यहाँ पर बात हुई थी कैपिटल इन्फ्यूज़न की। ठीक है, कैपिटल इन्फ्यूज़न ये क्या होता है मैं समझा दूंगा आपको। सरकार ने बोला था कि हम सरकारी बैंकों में अब पैसा डालेंगे कि वो अपने बिजनेसेस को ढंग से कर पाएँ। अब पहले समझ लीजिए कैपिटल इन्फ्यूज़न का असली मतलब क्या है। मान लेता हूँ किसी बैंक के पास 100 रुपये हैं, ठीक, अब ये इसमें से कुछ लोन मारता है, कुछ ये पैसा रखेगा, जो डिपॉजिटर्स आएंगे वापस लेने उनको देगा। अब सरकार ने बोला कि हम 20 रुपये और डाल देते हैं, तो ये इस बैंक के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो नहीं गई। इनके ये 20 रुपये और लोन वगैरह बांट सकते हैं, वहाँ से ये बड़ी इनकम कमा सकते हैं। ठीक, अब ये काम सरकार कर सकती है, सरकारी बैंकों के साथ प्राइवेट बैंकों के साथ करेगी नहीं। ठीक, तो 25 अक्टूबर 2017 का चार्ट आप देख लीजिए, कितना भयंकर अपटिक आया था। उसके बाद बहुत तगड़ा नैरेटिव बनाया गया था। भाई साहब, आपको विश्वास अभी नहीं होगा, लेकिन जैसे अभी कहानी बनाई जा रही है ना, 1000 रुपये का टारगेट बताया जा रहा है ना, 4 डिजिट में आएगा। और ये वही लोग बता रहे हैं जो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 के नीचे था, तब हिम्मत नहीं थी इनकी कहने की भाई साहब अभी खरीद लो। ठीक, हिम्मत नहीं थी तब। अभी जब 400 पे आ गया तो कह रहे हैं 1000 के लिए खरीदो। सोचा कीजिए, थोड़ी सी जो कहानियाँ बनाई जाती हैं उसको सोचा कीजिए। मैं इसी 25 तारीख का चार्ट दिखाना चाहूँगा सबसे दिग्गज बैंक की। आप अन्य बढ़िया बैंकों को अगर जाकर देखोगे वहाँ पर भी गिरावट आई थी, जैसे कि कोटक वगैरह। बाकी मैं दिखाऊंगा चार्ट। अभी आपने ये चार्ट देख लिया, अब इस चार्ट को याद रखिएगा। मैं चलूँगा 25 अक्टूबर HDFC बैंक के चार्ट पर। ठीक है, 25 अक्टूबर HDFC बैंक का चार्ट, जी हाँ, ये आ गया हमारे सामने। ये गिरावट आप देख रहे हो, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूँ ऊपर गया और HDFC बैंक यूँ नीचे आया। आप सोच कर देखिए कि विदाउट एनी रीज़न HDFC बैंक 6% 7% क्यों गिर जाए। ऐसा तो है नहीं सरकार ने बोला कि हम SBI को या सरकारी बैंकों को जो पैसा देंगे वो HDFC बैंक से लेकर देंगे। यहाँ पर होती है बिजनेस कंपटीशन की बात। अगर सरकारी बैंकों के साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लोग वहाँ शिफ्ट होंगे, लोन वहाँ शिफ्ट होंगे, और इनडायरेक्ट वे में प्राइवेट बैंकों का नुकसान होगा। ठीक, इसी कारण स्टॉक गिर जाता है। ये एक सेंटिमेंटल बिहेवियर होता है। खैर, दूसरा कारण जो होता है कि बड़ा प्लेयर यहाँ से अपना पैसा निकाल कर यहाँ पर डाल देता है, और इसी कारण वहाँ पर एक ट्रैप बनाया जाता है। आपको अब यहाँ से कहानी में जो समझाऊंगा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही इस वीडियो का क्रक्स है। और इतना अगर आपने समझ लिया तो आप फंसने से बच जाओगे। और इसीलिए मैं जो आपको वार्निंग दे रहा हूँ ना कि स्विंग ट्रेडिंग ही करिएगा, इन्वेस्टिंग के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। यहाँ पर PSUs में रनअप आएगा, उसको आप इंजॉय करते चलिए। और रनअप कैसे आएगा वो हम आपका पर्सनल डिसीजन होगा, हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ये डेट आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए HDFC बैंक बस एक दिन और, उसके बाद धीरे धीरे उछाल आया फिर से, मतलब एक रेंज अपर रेंज में गया जहाँ से गिरावट आई थी, फिर से गिरावट आई, वहीं लोअर रेंज में गया, फिर से यहाँ आया, समय बिताया, फिर एक ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट धूम मचा दिया। ये गैप अप वाला ब्रेकआउट हुआ था, धूम मचा दिया। 1000 मतलब 940 वाला HDFC बैंक
880 में चला गया गिर के, और यही 880 वाला आज 1600 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा ये बात, यही 880 वाला जो उस न्यूज पे गिर गया था आज 1600 प्लस के आसपास ट्रेड कर रहा है या नहीं, अप्रॉक्सीमेटली मैं पूछ रहा हूँ। ठीक, तो 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छी बात है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे चलते हैं, वापस आ गए हैं। अब देखिए 250 वाला 350 हो जाता है 2-4 दिन के अंदर, उसके बाद 350 पे समय बिताता है, फिर गिरते 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 230 हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ कोविड नहीं आ गई थी, कोविड नहीं आ गया था उस टाइम जब ये फिर से 200 के आसपास आकर ट्रेड करने लगता है। कोविड आता है, कोविड में तो ये कितने का अवेलेबल हो जाता है आपको पता है, कितने का अवेलेबल हो जाता है 150 रुपये का। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हो कोविड में कितने का मिल रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 150 रुपये का। ठीक, यहाँ पर 150 रुपये। उसके बाद अभी कितना अवेलेबल है 400 रुपये। ठीक, यहाँ से बहुत बढ़िया मोमेंटम है और नो डाउट यहाँ पर आपको खरीदना भी चाहिए था। कारण होती है कि एक होती है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे इतना सस्ता जब बैंक आपको मिलने लगे तो फिर आपको लेना ही चाहिए। खैर, मैंने बात जो की उसको समझने के लिए वापस यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या बनी। अभी ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। 880 ये रेट था HDFC बैंक का। ठीक, ये कहाँ पर चला गया, ये कहाँ पर चला गया 1600 के आसपास, और 350 मैं मान लेता हूँ वहाँ पर प्राइस था। ये एक मतलब होता है ना जोन, ये गिर कर 880 हुआ, ये बढ़कर 350 हुआ, ये अभी ट्रेड कर रहा है 400 के आसपास। ठीक, ये देख लीजिएगा क्रॉस कनेक्शन, आप देखिएगा 800 से 1600 हुआ, 350 से 450 हुआ, फिर ये गिरा। ठीक, ये गिरा कहाँ तक 150 तक, ये हाईएस्ट लेवल था, ये लोएस्ट लेवल था। यहाँ पर ये 1600 का हाईएस्ट लेवल था और ये लोएस्ट लेवल था। ठीक, अब ये जो स्टॉक है 880 वाला गिरा कितने तक 750 तक, उससे नीचे तो नहीं गया था ना HDFC बैंक, 700 750 यही लेवल था। आप देख लीजिए यहाँ पर अंतर कितना है और यहाँ पर अंतर कितना है हाई लो का। ठीक है, हाई लो आप देख लीजिए, ये 400 ये 150, ये 1600 और 750। मतलब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक स्टेबल स्टॉक जो होता है वहाँ पर आपको बहुत बड़ा डेंट नहीं मिलेगा, वो आपको बढ़िया रिटर्न कमा कर देगा। ये जो है कोविड आने के पहले ही 1400 1300 मार रहा था, कोविड के बाद वाली कंडीशन तो 1600 गई है, मतलब कि जो ये बुल रन चल रहा है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी मैंने आपको दिखा दी, HDFC बैंक की कहानी मैंने आपको दिखा दी। आई होप आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे और ये सीख ही आपके लिए हमेशा काम आएगी। कुछ स्टॉक्स यूँ चलते हैं, ठीक है, चलते हैं यूँ चलते हैं, और कुछ स्टॉक्स होते हैं यूँ चलते हैं। तो आपको पता है कौन किस कैटेगरी का स्टॉक है, कौन कहाँ जा रहा है, आपको सब पता है। खैर, अब आती है बात कंक्लूज़न की, अब आती है बात एक नटसेल में बता देने की, समेट देने की। तो SBI, यहाँ पर मैं आपको ख़रीदारी से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वार्निंग आपको सिर्फ इतनी दे रहा हूँ, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपकी ख़रीदारी होनी चाहिए। आप एक रेंज डिसाइड कीजिए कितना कमाना है, उतना कमा कर बाहर निकल जाइए। अगर आप प्राइवेट बैंकों में अभी सेलिंग करना चाहते हो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत महंगे हैं ये। और जब अच्छा रेट होता है उसके लिए जो लोग डबल आई पोर्टफोलियो ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा कि कैसे एडिशन करना है। और जो लोग खुद से भी कोई एक तरीका बनाकर रखे हैं कि मैं कब खरीदूंगा कब नहीं, ब्रेकआउट पे खरीदूंगा, सपोर्ट पे खरीदूंगा, ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उनको यूज करके तो उनका अपना चारा हो सकता है। मतलब प्राइवेट बैंकों को अभी के लिए आप चाहो तो सेल कर दो अगर हैं आपके पास, लेकिन जब भी ये आपको गिरावट में मौका दें वहाँ पर चूकिएगा नहीं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और जो लोग सरकारी बैंकों में बहुत ऊंचे ऊंचे टारगेट बता रहे हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को समझा कीजिए, चीज़ों को समझा कीजिए। ट्रेडिंग के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए अभी लेवल है ही नहीं। इवन पूरी बाज़ार में बहुत चुनिंदा स्टॉक्स ही मिलेंगे जहाँ पर आप अभी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इसीलिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और इन्वेस्टिंग को मजाक में मत लिया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको लॉन्ग रन में बड़ा डेंट देती हैं। कल एक वीडियो आई थी हमारी मैजिक फार्मूला पे, वो वीडियो आप देखोगे आपको बहुत तगड़ी हेल्प मिलेगी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। उस वीडियो को देखकर आप एडवांटेज ज़रूर लीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। एक बात जाते जाते कहेंगे कि जो 350 यहाँ पर हाई लगा था ना कैपिटल इन्फ्यूज़न पे, हो सकता है कि अगर बाज़ार में 5% 10% की गिरावट आ जाए तो फिर से SBI यहीं पर आ जाए, यानी कि वो 2017 वाला जो हाई था 350 वहाँ पर फिर से आ जाए टेस्टिंग करने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिर्फ मैं अपनी बात बताकर जा रहा हूँ,
देखते हैं अगर बाज़ार में गिरावट आती है ये रेट आता है या नहीं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। ट्रेडिंग अच्छी बात है, इन्वेस्टिंग सही लेवल पे ही अच्छी बात होती है। नमस्कार।